साल 1969 देश में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। जो उस समय कांग्रेस का बंटवारा हो चुका था। इंदिरा गांधी की राजनीति को साधने के लिए जो दो खेमे बने, उसमें कमलापति त्रिपाठी इंदिरा गांधी के साथ गए, तो वहीं दूसरे बड़े नेता रघुनाथ सिंह सिंडिकेट ग्रुप के साथ चले गए। चंद्रभानु गुप्ता भी सिंडिकेट ग्रुप के साथ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी ने समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और खुद बने कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष। हालांकि उनकी ये जुगलबंदी बहुत लंबी न चली और इसका नतीजा एक बार फिर आया राष्ट्रपति शासन के रूप में। ये घटना है सितंबर 1970 की। इसके बाद अक्टूबर में 18 अक्टूबर की तारीख को एक गांधीवादी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस समय जब मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले रहे थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ कि एक ऐसा नेता जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हुआ हो। बहरहाल नियम के हिसाब से 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी था। तय हुआ कि उपचुनाव में जाएंगे और उपचुनाव के लिए सीट चुनी गई गोरखपुर की माणीराम विधानसभा सीट को। नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात गोरखपुर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 64। जो घटना अभी जिसकी हम बात कर रहे थे उसे याद रखिएगा, आगे इसकी पूरी चर्चा फिर से होगी। गोरखपुर को, जो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर को गुरु गोरखनाथ की धरती कहा जाता है। किसी ज़माने में ये बौद्ध और जैन की से भी संबंध रखता था। जो गोरखपुर का वर्तमान नाम है उसे गोरखनाथ के आधार पर ही रखा हुआ माना जाता है। नाथ संप्रदाय के दृष्टिकोण से और नाथ संप्रदाय का जो मठ है गोरखनाथ, उसके नाते इस जगह की एक खास महत्ता है और इसको दूर दूर तक इसकी ख्याति है। किसी समय पर जो गोरखपुर की सीमाएं हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। बस्ती से लेकर के देवरिया, महाराजगंज और यहाँ तक कि आजमगढ़ भी गोरखपुर में आता था और नेपाल के भी कुछ हिस्से गोरखपुर में सम्मिलित हुआ करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन हुआ उसमें भी गोरखपुर का एक खास महत्व था। चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ, जब थाने को ही पूरी आग लगा दी गई थी। ये घटना जो ऐतिहासिक घटना है वो इसी ज़िले में है, चौरी चौरा। वहाँ पर शहीद स्मारक भी बना हुआ है। इसके अलावा जो दोहरिया में कांड हुआ था, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसका विरोध चल रहा था, उस वक्त अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 9 लोग मरे थे और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए थे। उनके लिए भी वहाँ पर दोहरिया में स्मारक है, जो सहजनवा तहसील में आता है और इसी जिले का हिस्सा है। इसके अलावा गोरखपुर की पहचान गीता प्रेस से भी होती है। गीता प्रेस जो है वो उसकी शुरुआत 1923 में जयदयाल गोयनका ने की थी। ये विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है। भारत के हर घर में श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस पहुंचाने के लिए गीता प्रेस को जाना जाता है। इसका श्रेय गीता प्रेस को जाता है। गीता प्रेस की छपी हुई ये पुस्तकें आज भारत के हर घर में पाई जाती हैं। यहाँ से लगभग अभी तक करीब 46 करोड़ से भी ज़्यादा प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और यहाँ से जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी कई देशों में बेची जाती हैं। ODOP जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो गोरखपुर का जिला है वो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। टेराकोटा में जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, विशेषकर फूलदान और सजावटी जो चीज़ें होती हैं वो बनाए जाते हैं। इसमें इस प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो कई प्रकार की टाइल्स और जो ये पाइप होते हैं उनको सजाने के लिए भी इसका खूब उपयोग, इस कला का खूब उपयोग किया जाता है। राजनीति की बात करें तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगरी, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा, ये 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो गोरखपुर की जो राजनीति है वो अपराध के एक ऐसा सागर है जिसकी गहराई को आज तक कोई न नाप सका। अपराध का राजनीतिकरण हो या फिर अपराध का व्यापार, इन दोनों की नींव गोरखपुर में ही पड़ी। कहा जाता है कि 70 के दशक में जब जेपी छात्र आंदोलन चला करके और छात्रों की सहायता से देश बदलने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त गोरखपुर के जो छात्र थे वो दुनाली की नाल साफ करने में लगे हुए थे। छात्र एक तरफ जहां छात्र देश में छा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में छात्र वर्चस्व कायम करने के लिए लगे हुए थे और केंद्र में था गोरखपुर विश्वविद्यालय।
80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र प्रताप शाही जैसे लोगों यहाँ पर पूरी तरीके से उदयमान हो चुके थे। एक तरफ जहाँ हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ाने में लगे हुए थे, तो वहीं बलवंत सिंह जो है वो ठाकुरों का दबदबा कायम करने के लिए लगे हुए थे। ठीक उसी समय बलवंत सिंह के साथ एक नया लड़का जुड़ा जो उस समय के रॉबिनहुड कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी से सीधे टक्कर लेने लगा। नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। इसी के समानांतर एक घटना और हुई लखनऊ में। जो रविंद्र सिंह थे, उस समय के युवा विधायक हुआ करते थे, उनकी लखनऊ में हत्या कर दी गई। रविंद्र सिंह गोरखपुर और लखनऊ दोनों जगह के छात्र संघ विश्वविद्यालयों के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके थे। इस घटना ने खूब जोर पकड़ा और इसके बाद ठाकुरों ने बीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। इसके बाद कई गैंगवार की बड़ी घटनाएं हुई। उसके पीछे कारण थे कि वहाँ पे जो रेलवे स्क्रैप के ठेके से लेकर के और बालू खनन के ठेके तक, और साथ ही साथ राजनीति में अपना दबदबा कायम करने के लिए एक तरफ हरिशंकर तिवारी चिल्लू पार से जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए, फिर वो उसी सीट से 6 बार लगातार विधायक रहे। तो वीरेंद्र शाही जो थे वो लक्ष्मीपुर की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। हरिशंकर तिवारी केंद्र की सरकार के साथ मंत्री रहे, राज्य की सरकारों के साथ मंत्री रहे। राज्य में कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो, राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार रही हो, या फिर मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकारों में भी वो मंत्री रहे थे, और इस कारण उनका एक अलग ही दबदबा हुआ करता था। जो गोरखपुर का गैंगवार था, उसने राजनीति में कई बड़े माफियाओं को पैदा किया, माफियाओं को जन्म दिया, कई बड़े और माफियाओं के साथ साथ कई राजनेताओं को भी वहाँ से जन्म मिला। फिर ये चाहे श्री प्रकाश शुक्ला की बात हो, ब्रजेश सिंह की बात हो, मुख्तार अंसारी की बात हो, या वर्तमान समय में जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की बात हो। योगी आदित्यनाथ भी जो योगी आदित्यनाथ ने राजनीति का कहरा सीखा वो गोरखपुर विश्वविद्यालय का वही दौर था जब हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र प्रताप शाही की अदावत चल रही थी। उत्तर प्रदेश के उस पूर्वी हिस्से में गाहे बगाहे हर समय अक्सर वहाँ पर गैंगवार की घटनाएं सुनने में आया करती थीं। बहरहाल उसके बाद राजनीति में जब राजनीतिकरण हो गया उस अपराध का, तो तमाम बदलाव आए। कई बड़े छोटे माफिया आए, यहाँ तक कि श्री प्रकाश शुक्ला ने बीरेंद्र प्रताप शाही को मार दिया, फिर उनको हरिशंकर तिवारी को मार करके खुद वो चिल्लू पार की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था, जिसके लिए एसटीएफ बनाई गई। श्री प्रकाश शुक्ला भी मारा गया और ऐसी तमाम घटनाएं हुई। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी फिर विधान परिषद में आ गए। इसके बाद फिर वो समय समय पर सांसद और विधायक जो भी बनते रहे। एक तरफ जहां जब अवधेश राय की हत्या हो गई बनारस में, तो उसके बाद ब्रजेश सिंह कमजोर पड़ गए, तो वहीं मुख्तार अंसारी दिन पर दिन आगे बढ़ते गए, उनका गैंग मजबूत होता गया। बहरहाल ये सारे बदलाव होते रहे, पर हरिशंकर तिवारी लगातार आगे बढ़ते रहे। जहां ठेकों में उनका दबदबा रहा, वहीं राजनीति में भी उनका दबदबा रहा। हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार का जो भारत की राजनीति में एक अहम स्थान बन गया, और वो स्थान आज भी कायम है। बहरहाल अब लोकसभा चुनाव की ओर लौटते हैं। साल 1952 में जब लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए, उस समय ये सीट गोरखपुर दक्षिणी सीट हुआ करती थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ करके और सिंहासन सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। फिर साल 1957 के चुनाव में यहाँ से 2 सांसद हुए, एक सिंहासन सिंह और दूसरा महादेव प्रसाद, दोनों कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और सांसद हुए थे। 1962 के लोकसभा चुनाव में यहाँ महंत दिग्विजय नाथ का आगमन हो गया। वो यहाँ से चुनाव लड़े, पर वो चुनाव वो हार गए और सिंहासन सिंह एक बार फिर से सांसद चुने गए। 1967 के चुनाव में दिग्विजय नाथ को जीत मिली, पर 1969 में दिग्विजय नाथ का जब दिग्विजय नाथ समाधिस्थ हो गए, तो 1970 में फिर से वहाँ पर उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर, जो उनका समर्थन हिंदू महासभा ने दिया था, निर्दल वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत करके वो सांसद हुए। ये 1970 का जो साल था, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने गोरखपुर के माणिकपुर विधानसभा सीट की, माड़ीराम विधानसभा सीट की बात की थी। उस समय जब राष्ट्रपति शासन था, उसके बाद सरकार बनी। सरकार में त्रिभुवन नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिभुवन नारायण सिंह उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जब 69 में माड़ीराम की विधानसभा सीट खाली हुई, महंत अवैधनाथ वहाँ से विधायक थे। उसके पहले वो 1962 में, फिर 67 में, 69 में लगातार 3 बार उसी सीट से विधायक रहे थे। जब ये सांसद चुन लिए गए तो वो सीट खाली हो गई, और इसीलिए त्रिभुवन नारायण सिंह वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए गए थे।
उपचुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने नहीं जाते थे और यही सोचकर, चूंकि त्रिभुवन नारायण सिंह भी केंद्र में मंत्री रह चुके थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे और साथ ही ये अंदाजा भी लगाया कि इंदिरा गांधी भी चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगी। कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव में रामकृष्ण द्विवेदी को त्रिभुवन नारायण सिंह के सामने उम्मीदवार बनाया। रामकृष्ण द्विवेदी उस समय अमर उजाला के संवाददाता हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने रामकृष्ण द्विवेदी को न केवल वहां से चुनाव लड़ाया बल्कि वो खुद चुनाव प्रचार करने आ गई। चुनाव प्रचार में उन्होंने घटना का जिक्र किया और वो घटना थी बनारस की गोलीकांड, जिसमें त्रिभुवन नारायण सिंह की खूब बदनामी हुई थी। बहरहाल इंदिरा गांधी के इस जाल में त्रिभुवन नारायण सिंह फंस गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब परिणाम आए तो विधानसभा का सत्र चल रहा था। खुद त्रिभुवन नारायण सिंह को ये बात कहनी पड़ी कि उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तारीख थी 3 अप्रैल 1971। बहरहाल हम लोग लोकसभा की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब साल 1971 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने नरसिंह नारायण पांडे को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया। अवैधनाथ चुनाव हार गए और नरसिंह नारायण सिंह यहाँ से चुन करके नरसिंह नारायण पांडे सांसद हुए। साल 1977 में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई जब हरकेश बहादुर यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 1980 के लोकसभा चुनाव में हरकेश बहादुर दोबारा यहाँ से सांसद चुने गए थे, पर उस समय ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं 1984 में भी ये सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में रही। मदन पांडे यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे थे। 1989 में एक बार फिर यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर का दखल हुआ और महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ करके और दूसरी बार यहाँ से सांसद हुए। फिर जब देश में, उत्तर प्रदेश में जब बाबरी कांड हुआ और ये सारे हुए, हिंदुत्व की लहर चली। 1991 में महंत अवैधनाथ यहाँ से फिर से सांसद चुने गए, लेकिन उसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे। 1991 का चुनाव वो भाजपा के टिकट पर लड़े थे, चुनाव जीते और सांसद हुए। फिर इसके बाद 1996 का चुनाव भी वो भाजपा के टिकट पर लड़े और जीते। लगातार 3 बार वो यहाँ से सांसद चुने गए। फिर साल 1998 में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को यहाँ से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सांसद हुए। योगी उस समय बेहद युवा थे और उस समय सबसे कम उम्र के सांसद हुए थे। फिर इसके बाद साल 1999, 2004, 2009, 2014 ये लगातार चुनाव जीतते रहे। लगातार 5 चुनाव योगी आदित्यनाथ जीते। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने वो सीट वहाँ से छोड़ी। फिर उसके बाद साल 2018 में उपचुनाव हुआ। लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने दूसरे दलों को मिला करके और ये सीट अपने सिंबल पर प्रवीण निषाद को चुनाव लड़ाया। प्रवीण निषाद यहाँ से चुन करके सांसद हुए। साल 2019 में जब लोकसभा के फिर से चुनाव हुए तो रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला को, रवि किशन को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। रवि किशन वर्तमान में यहाँ से सांसद है। अब इस लोकसभा क्षेत्र में जो प्रभावी नेता हैं और जो यहाँ की राजनीति है उसकी बात करें तो यहाँ पर मठ और हाता ये दो ही मुख्य फैक्टर हैं जो यहाँ के चुनाव को प्रभावित करते हैं, जो यहाँ प्रत्याशियों को प्रभावित करते हैं। सारी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि जो विगत 2 दशकों की राजनीति की बात की जाए, विगत जो 2 दशक से जब से योगी आदित्यनाथ सक्रिय राजनीति में आए, सांसद चुने गए, उसके बाद यहाँ के तमाम समीकरण बदल गए और यहाँ की जो राजनीति थी वो उसका मुख्य केंद्र बिंदु गोरखनाथ मंदिर हो गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लगातार सांसद होने और उसकी वजह से जो तमाम दूसरे नेता थे उनका प्रभाव इस सीट पर कम होता गया और वहीं योगी आदित्यनाथ का प्रभाव बढ़ता गया। और फिर साल 2017 में जब मुख्यमंत्री हो गए तो उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ा। फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के स्तर पर उनको नेता बनाने में लग गई। बहरहाल जो महंत अवैधनाथ ने जीत का सिलसिला शुरू किया था साल 1989 में, वो सिलसिला आकर के रुका 2018 के उपचुनाव पर। हालांकि इसके ठीक साल भर के बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हो गई। रवि किशन यहाँ से सांसद हैं। जौनपुर में उनका जन्म हुआ। फिल्म अभिनेता हैं। हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय करते हैं। भोजपुरी सिनेमा में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। यहाँ तक कि भोजपुरी सिनेमा का उन्हें अमिताभ बच्चन कहा जाता है। उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ हुई थी। साल 2014 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर 2014 का इलेक्शन वो जौनपुर की लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े थे। हालांकि वो चुनाव में केवल 42,759 मत उन्हें मिला था, जो करीब 4.25% था।
वो उस चुनाव में छठे नंबर पर रहे थे। बाद में 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2019 में भाजपा ने उनको गोरखपुर की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। वर्तमान समय में वहाँ से सांसद है। हालांकि बतौर सांसद उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं हैं। क्षेत्र में अब उनके प्रति लोगों में नाराजगी देखी जाती है। सोशल मीडिया पर इसकी वानगी आपको हमेशा मिल जाएगी, जब अक्सर उनके लिए तमाम तरीके के पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिसमें उन्हें लापता तक बताया जाता है। रवि किशन कोई पहले अभिनेता नहीं है जो गोरखपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। इसके पहले साल 2009 में समाजवादी पार्टी ने मनोज तिवारी को वहां से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। वही मनोज तिवारी जो अब भारतीय जनता पार्टी में है और दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके अलावा इस सीट से विनय शंकर तिवारी, जमुना प्रसाद निषाद, डीपी यादव, बीरेंद्र प्रसाद शाही जैसे दिग्गज राजनेता अपना भाग्य आजमा चुके हैं। हालांकि इनमें से किसी को भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। अब इस सीट पर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो करीब 19,54,018 मतदाता हैं यहाँ, जो 2019 के रिकॉर्ड थे उसके हिसाब से, जिसमें 10,70,242 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 8,83,677 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ सवर्ण वोटर जो है वो करीब 6 लाख के आसपास हैं, ओबीसी वोटर 9 लाख के आसपास हैं, दलित करीब 2,54,000 के आसपास हैं, तो 2 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। गोरखपुर और उसके आसपास के जो 6 लोकसभा के क्षेत्र हैं उसमें निषाद वोटरों की संख्या खूब है। गोरखपुर का जो क्षेत्र है उसमें करीब 3.5 लाख निषाद वोटरों की संख्या है और यही वो वोटर हैं जो इस लोकसभा सीट पर परिणाम को तय करते हैं, परिणामों को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों के जातीय गणित में सबसे आगे आते हैं। धन्यवाद।